दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस 8th क्लास के। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, लगभग में हम अंतिम कगार पर हैं, क्योंकि हम सीडीपी के 4 वीडियो में पूरा सीडीपी कवर किए। सीडीपी के नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे जो। फिर इसके बाद में हम संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी 1.5 घंटे की वीडियो बनाए, उसमें पढ़े हैं 1.5 घंटे की वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम 6th क्लास की हिस्ट्री, 6th क्लास की पॉलिटी, जियोग्राफी नहीं बनाया क्योंकि उसमें उतना खास था, परंतु उसमें नहीं बनाया क्योंकि उसमें लगभग में ठीक ठाक है। कुछ है इम्पोर्टेंट, जैसे पहले चैप्टर में वो क्या है, सौर मंडल वगैरह जो है उसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो उसका भी बना देंगे बाद में। और इसके बाद में पॉलिटी पढ़े 6th क्लास की, और फिर हिस्ट्री 7th की पढ़े, 7th की पॉलिटी, जियोग्राफी, और फिर 8th की जियोग्राफी पॉलिटी अब पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ के ख़त्म करेंगे और फिर PYQ लगाएंगे। ठीक है, PYQ के बाद में फिर हम यदि कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो फिर से लेकर के आएंगे, नहीं तो इतना करने से सच में लगभग तुम 100+ मार्क्स ला लोगे मुझे लग रहा है, और तुमको 90+ ही चाहिए, उससे ज़्यादा क्या ही करोगे क्योंकि पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस है 8th क्लास की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांग थी कि बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी प्रमुख मांग क्या थी पूछें तो वह थी बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। और यह 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, कब स्वीकार किया गया? तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट स्वीकार किया गया इसके लिए। फिर देखिए 1909 के भारतीय शासन अधिनियम ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। तो कब मंजूरी मिली? तो 1909 में मिली। भारतीय शासन अधिनियम ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी भी दी। संविधान की 3 सूचियाँ हैं। संविधान कितनी सूचियाँ हैं? 3 हैं, और 3 इम्पोर्टेंट हैं। जैसे संघ सूची पहली, फिर राज्य सूची, और फिर समवर्ती सूची, यानी केंद्र राज्य दोनों को मिला करके। ठीक है, तो ये 3 सूचियाँ हैं। पहले संघ की सूची है, ठीक है, जिसमें सभी आते हैं, राज्य वगैरह जो भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश सब आते हैं। फिर राज्य की सूची है, ठीक है, और फिर समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। ठीक है, 3 सूचियाँ ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर 8 या एक्ट 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। किसमें? 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। फिर है संपत्ति का अधिकार, 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है, इसको संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार था ना, इसको हटाया गया। ठीक है, तो 6 बचे, पहले 7 थे आई थिंक। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। यदि पूछ ले कब हटाया गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44। ठीक है, क्या था ये? अधिकार था, मौलिक अधिकार। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सामान्य ज्ञान, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था सामान्य। न्यूजीलैंड ने 1893 में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास की पॉलिटी में भी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने, यदि पूछे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसने सबसे पहले प्राप्त किया, या फिर महिलाओं को भी जिसमें वोट देने का अधिकार था, तो 1893 में न्यूजीलैंड में। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। ठीक है, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य से स्टेट का मतलब नहीं है, राज्य से राज्य शासन इत्यादि का मतलब है। ठीक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 आते हैं राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इस मतलब सरकार के अंतर्गत। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार पूरे भारत में किस वर्ष किया गया था? तो यदि पूछ ले प्रश्न, ईवीएम का यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में सबसे पहले पूरे भारत में किस वर्ष किया गया? 2004 में किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यदि पूछे प्रश्न में कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। डोंट फॉरगेट, ओके, ये अच्छे से याद रखिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 84 और 47 हैं। यदि पूछ ले प्रश्न में कि लोकसभा में, जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं जो लोकसभा में वो भी लड़ सकता है चुनाव वगैरह इलेक्शन, तो उनके लिए 84% एससी, 47% एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। ओके, 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, जिसके पास 300 से अधिक सांसद हैं। तो 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 300 से अधिक सांसद हैं। बताइए, बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा सांसद हैं 17वीं लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1950। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती न्यायालय कौन सा था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था 1937 से 1950 के बीच। ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, तो PIL बोले तो जनहित याचिका है। और 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती, ठीक है, 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती जो हैं वो आइडिया ऑफ PIL USA से इसको लिया गया और इन्होंने आइडिया दिया 1980 में, ठीक है, इस याचिका के लिए। और USA से आइडिया लिया गया और PIL का, और किसके द्वारा? जस्टिस PN भगवती के द्वारा। ओके। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम, तो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985 में आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार भाग का है। तो यदि बोलें कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम जो है वो जीवन के अधिकार का भाग कब बना? तो 1985 में आजीविका का अधिकार यानी जीवन का अधिकार का भाग है, ऐसा बना तब। ठीक है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, तो ये क्या है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में एक साफ़ पानी और साफ़ हवा, ठीक है, अनुच्छेद 21 का पार्ट बना। 1991 में एक साफ़ पानी और साफ़ हवा होनी चाहिए, ये 19 का पार्ट बना, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ठीक है। पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये कब? हाकिम शेख के द्वारा। ठीक है। और स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। ठीक है। तो पश्चिम बंग मजदूरी समिति बनाम पश्चिम बंग राज्य जो है हाकिम शेख के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार है और ये 21वें अनुच्छेद का भाग बना। फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा है ये, और 1973 का भाग है। 1973 में ये भी एक भाग बना। ठीक है। अब देखिए, संथाली भाषा बोलने वाली आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। यदि पूछे कि संथाली जो भाषा है उसको बोलने वाले आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा, तो आदिवासी जो लोग थे संथाली भाषा ज़्यादा बोलते थे, तो संथाली भाषा बोलने वाले आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है। आगे देखिए, संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र है, धार्मिक और भाषाई तौर पर। तो जो संविधान है अपना, उसमें 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र है, एक धार्मिक तौर पर और एक भाषाई तौर पर। तो भाषाई तौर पर भी बहुत अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक तौर पर भी अल्पसंख्यक, उन दोनों के अल्पसंख्यक कौन है, ठीक है, उसके बारे में संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में बताया है। जो धार्मिक तौर पर हो सकता है, एक भाषाई तौर पर हो सकता है। ठीक है। तो याद रखिए, वर्तमान
बाल श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बोल रहे हैं कि वर्तमान समय में अभी बाल श्रम अधिनियम के अनुसार, बाल श्रम अधिनियम जो है उसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य में नियोजन, उनको उनको योजन करने पर प्रतिबंध है कि उनको कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता उनसे, ठीक है। और 2016 बाल श्रम अधिनियम संशोधन हुआ। 2016 में बाल श्रम अधिनियम में संशोधन हुआ और उसमें किशोरों को, जो किशोर हैं 14 से 18 वर्ष के, उनको जोखिम कार्यों में नियोजन करना अवैध माना जाएगा। वैध नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, ठीक है। तो 14 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं 16-18 साल तक, ठीक है, तो 2016 बाल श्रम अधिनियम में संशोधन हुआ और कहा गया कि जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 18 साल के बीच के, ठीक, 14 से 18 के बीच के, उनको जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता, ये अवैध माना जाएगा यदि करवाया जाएगा तो, ठीक है। फिर आगे देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इसमें मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 20, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। 15, 17 और 22 और 39 में DPSP गरीबों को फ्री सरकारी वकील मुहैया करवाया जाए, 39 में है। DPSP गरीबों को फ्री सरकारी वकील मुहैया करवाया जाए, किस अनुच्छेद में है, तो 39A में है। सी के जानू आदिवासी कार्यकर्ता है। ये सी के जानू कौन है, तो आदिवासी कार्यकर्ता है, ठीक है। गृह मंत्रालय साउथ ब्लॉक में स्थित नहीं है। यदि पूछे गृह मंत्रालय साउथ ब्लॉक में स्थित नहीं है तो किस ब्लॉक में है, तो नॉर्थर्न ब्लॉक में है, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय, इन दोनों का निर्माण 1930 के दशक में हुआ। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, इन दोनों का निर्माण 1930 के दशक में हुआ। हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस को क्रेडिट जाता है। तो केंद्रीय सचिवालय जो है, ठीक है, इनको निर्माण करने में किसको योगदान क्रेडिट जाता है, तो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। अन्य केंद्र सरकार के मंत्रालय नई दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है साउथ ब्लॉक, एक है नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय स्थित है। साउथ ब्लॉक में बोले तो क्या क्या स्थित है, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय है यहाँ पर, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय स्थित है। परंतु नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। ऊपर दिया गया था ना कि गृह मंत्रालय साउथ पोल में नहीं है, यानी कि कौन से, नॉर्थ पोल में है, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या क्या है, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। वही साउथ पोल में प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय संविधान जो है, जो बना, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान जब बना, जब लिख रहे थे, बना रहे थे, तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से मिली, जो इतने सारे आंदोलन हुए, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका का आकार कैसा है? पिरामिडाकार है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका का आकार कैसा है? पिरामिडाकार है। और पिरामिड कैसे? ऐसे, ऐसे, ओके ना, 1 2 3। तो यहाँ पर अदालतें आएंगी, ठीक है, जिला स्तर की, फिर राज्य की हाई कोर्ट वगैरह, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे पिरामिडाकार है, ठीक है। पिरामिड आरेख के अंदर लिखे शब्द ऊपर नीचे की ओर, जो मैंने अभी लिखा था, ऐसे मान लो इसी को हम बना दें, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, देखिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे हो गया ना पिरामिड आकार, ओके। अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसे, ठीक है। तो आरेख के बाहर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ इशारा करते हुए लिखा गया है सबका बाप। सबका बाप मतलब कौन है? यही है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जब कोई ना सुने, ये सुनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये लीजिए, तुम्हारा अब ये भी हो गया, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी 8th की कंप्लीट हो गई। अब हमारा लास्ट हिस्ट्री बची है 8th क्लास की, उसको भी कंप्लीट करके
फिर हम पी वाई को आराम से लगाएंगे, ठीक है, और तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इतना जो कुछ भी ना पढ़ा हो, बस ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ कुछ गिनी चुनी, मान लीजिए 20 वीडियो होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत हद तक तुम्हारा कवर हो जाएगा और अच्छे नंबर ला लोगे। मान लीजिए कि तुमको सी टेट में कितने नंबर चाहिए, ओबीसी हो 82 चाहिए, ठीक है, मतलब 82 नंबर चाहिए, ना कि परसेंटेज, 82 नंबर चाहिए, ठीक है, और यदि जनरल हो 90 नंबर चाहिए 150 में से, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे कि 82 चाहिए किसी को भी, हम 90 लेकर चलेंगे सभी के लिए, 90 नंबर सभी को लाना चाहिए। तो 90 नंबर यदि लाना है ना आपको, तो देखिए बहुत आराम से ला लो। मान लो 150 मार्क्स का टोटल है, ठीक है, अब 150 में 60 किसके हैं, एसएसटी, ठीक है। फिर इसके बाद में 30 लैंग्वेज 1, 30 लैंग्वेज 2, ठीक है, और फिर 30 किसके हैं, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी के। तो मान लीजिए कि तुम एसएसटी में 40 नंबर सिर्फ आते हैं एसएसटी से, मतलब कंटेंट से, और 20 आते हैं पेडागोजी से, ठीक है। तो तुम पेडागोजी तो इतनी इजी आती है कि पेडागोजी 20 में से हम नहीं मानेंगे कि 20 में से तुम 20 लाओ या 15 लाओ, हम मानेंगे 10, 20 में से 10 मान के चलते हैं। यदि तुमने बहुत कम तैयारी की, बहुत कमज़ोर तैयारी है तुम्हारी, ठीक है, नहीं ज़्यादा पढ़ा है, फिर भी तुम 10 ले आओगे, इतनी ईजी आते हैं। यदि तुमने बीएड में पढ़ा है तो सीडीपी वगैरह, या सीडीपी पढ़ा है तुमने, या लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ा है, तो तुम एसएसटी की पेडागोजी में आराम से 20 में से 10 ले आओगे तुम, ठीक है। अब 10 नंबर तुम्हारे सिक्योर हो गए, ठीक है, ओके ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर सिक्योर हो गए। अब 40, अब तुमने इतना पढ़ लिया है, जो मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ाए हैं, और वैसे भी तुमने 1-2 बार किताब पढ़ ली होंगी एक बार, और पहले भी तुमने क्लासों में 6th 7th 8th क्लास जब पढ़े थे तब भी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। तो इतना तो है कि तुमको बहुत कुछ पता है, और तुमने जो मेरे नोट्स इतने पढ़े हैं, वीडियो देख लिए, इन सबको देखने के बाद तुम 40 में से हम बोलेंगे कि तुम 40 में से 30 ला लोगे, 30, परंतु फिर भी डाउट है, 30 नहीं तो 20 से तुम कहीं भी कम नहीं लाओगे, 20 नंबर से तुम कहीं भी कम नहीं लाओगे। तो यहाँ पे 20 लिख दो, 30 नंबर तुम्हारे हो गए। परंतु हम 30 नहीं मान के चलेंगे, इसको हम 40 मान कर चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 25 लाए, वहाँ पे 15 भी ले आए, या फिर यहाँ पर 30 लाए, वहाँ पर 10 लाए, तो तुम्हारे कितने हो गए, 40 हो गए वो, ठीक है। अब तुम्हारे मान लीजिए कि ये सिक्योर हो गया तुम्हारे पास 30 से 40 नंबर एसएसटी में सिक्योर, ओके, सिक्योर हो गया, ठीक है, 30 से 40, ओके, एसएसटी में। अब चलिए सीडीपी 30 नंबर का है। तो सीडीपी में मैंने जो नोट्स पढ़ाए हैं ना, सच में उनको अच्छे से यदि पढ़े होंगे नोट्स को, ठीक है, और रिवीज़न किया होगा, समझा होगा, और पीवाई की जो मैं बता रहा हूँ वो लगाओगे, तो तुम सीडीपी में 20+ नंबर लाओगे, इससे कम नहीं जाएगा तुम्हारा, 20+ नंबर जाएगा, 25 भी हो सकता है, मगर 20 मान के चलेंगे हम, 20 से कम नहीं लाओगे तुम, ठीक है। अब तुम्हारा है लैंग्वेज में भी पद्य गद्य जो हैं उनका भी मैं पीवाई को करवाऊँगा, ठीक है। तो पीवाई को से तुम्हारे पद्य गद्य की प्रैक्टिस हो जाएगी, और तुमको मैं पेडागोजी पढ़ा ही दिया हूँ, तो उन पेडागोजी और पद्य गद्य से मान लीजिए 15-15 नंबर के होते हैं, पद्य गद्य के 15 हो गए और पेडागोजी के 15 हो गए। तो मान लीजिए कि तुम 10 नंबर कहाँ से आ गए, तुम्हारे पद्य गद्य से आ गए, और 10 नंबर तुम्हारे किससे आ गए, पेडागोजी से आ गए, क्योंकि 5-5 नंबर छोड़ दीजिए, तुमने उतनी अच्छी तैयारी नहीं किया, खास बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, परंतु तुमने मेरे नोट्स पढ़े हैं सभी चीज़, ठीक है, और कम समय में पढ़े हैं, रिवीजन किया है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाए हो, ऐसे वीडियो देख लियो, तो फिर भी तुम्हारे 20 नंबर इस लैंग्वेज की भी मान लो, ठीक है। ऐसे ही 30 नंबर की संस्कृत है, उसमें भी तुमको संस्कृत नहीं आती है, फिर भी तुम
10 नंबर तुम ला ही लोगे किस में, पद्य गद्य में पढ़ कर के। यदि प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा PYQ की, वहाँ से PYQ करने के बाद में, और 10 नंबर तुम्हारे CDP के हो जाएँ, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए मैंने हिंदी सिर्फ पढ़ा था, संस्कृत बहुत कम पढ़ा था, और यदि मैं बोलूँ तुमको दिखाऊँ तो मेरे SST में दोनों लैंग्वेज 1 और 2 में दोनों में समान नंबर है, एक भी ऊपर नीचे नहीं, दोनों में। मेरे से थोड़ा गलतियाँ हुए था, पहली बार था, जल्दी में 22 ही नंबर रह गया, नहीं तो कम से कम 25 से ऊपर ही होना चाहिए था। तो आप लोग 20 नंबर दोनों में स्कोर कर सकते हो। तो मान लो 20 इसमें भी और 20 CDP में भी। तो अब बताइए कितना हो रहा है तुम्हारा नंबर? 20 CDP, 20 लैंग्वेज, 20 दूसरी लैंग्वेज, और 30 तुम्हारा, 30 से 40 बोले थे ना हम, 30 से 40, ठीक है। तो अब वो 40 मान लीजिए तुम। अब ये नहीं बोल रहा कि 20 ही 20 आएंगे भाई, 20 तो हम अनुमान लगा रहे हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए, ऊपर कितने भी चले जाएं। तो मान लीजिए कि 40, 20, 20, तो 0 यहाँ पे रखें, 4 2 6 2 8 2 10, लो 100 का बन गया, पार हो गए तुम, पास भी हो गए, 100 भी हो गए, और इससे ऊपर भी आ सकता है तुम्हारा, इस हिसाब से हम चलेंगे तो ठीक है। तो डरिए मत, बढ़िया नंबर आएगा तुम्हारा, 100 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए बस। तो अब चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।